बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ख़ास तौर पर लाहौर वाले तो जनाब बड़े अच्छे मूड में भी होंगे, मिजाज अच्छे होंगे क्योंकि रात गए, ठंडी हवाएं चली हैं, मौसम खुशगवार हो गया है। मज़ीद आप दिन को आगाज़ को हम खूबसूरत बनाते हैं, खुशगवार बनाते हैं और अपना शो लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। मुझे कहते हैं उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी नजफ राजा। और आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत तो मतलूब कर लिए हमने, लेकिन नाजरीन हमेशा की तरह आज के शो में भी आपके लिए कौमी बैनुल-अक़वामी खबरें, तबसरों, तज्ज़ियों और हेल्थ टिप्स भी होंगी। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह हम वेदर सेगमेंट से करते हैं। तो आइए आज मुल्क में मौसम कैसा रहने वाला है उसके बारे में आपको आगाह करते हैं। तो आइए मुल्क के बेशतर अजला में सूरज कहर ढाने लगा है। गर्मी के सताए अवाम के लिए महकमा मौसमियात ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है और बताया है कि बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया है। 5 मई तक इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी मुतवक्के है। ताहम अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में रवां हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बन सकता है। पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला साफ और मौसम गर्म रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दो की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 29 और कम से कम 60 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई की है। नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर पारा आज ज्यादा से ज्यादा 31 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में हैं। पेशावर का अगर तस्करा करें तो वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मानसहरा, दीर, सवात, एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया है। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां ज़्यादातर अजला में झुलसा देने वाली गर्मी का राज है। लाहौर का तस्करा करें तो वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 38 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 44 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, गुजरांवाला समेत दीगर इलाकों में बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। और अब रुख करते हैं सूबा बलूचिस्तान के मौसम की तरफ, जहां बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। कोयटा में दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, चमन, मस्तूंग, बारखान समेत दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सुबह सिंध के मौसम का, जहां सूरज आग बरसा रहा है। कराची में
दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 39 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 और कम से कम 29 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम सखर, गोटकी, शिकारपुर, जैकबाबाद और लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और खैरपुर में बारिश मुतवक्के है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं भारतीय प्रोपेगेंडे की। तो पाकिस्तान ने पहलगाम ड्रामे के हकायक दुनिया के सामने रख दिए। गुज़श्ता रोज नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक तवील तरीन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफ़ियों के तुंदो-तेज सवालात के जवाब दिए और पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत के झूठे बयानिए के परखचे उड़ा दिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कौम का मौक़िफ़ खुलकर बयान किया और दो टोक अल्फाज में यह ऐलान किया कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई इब्हाम नहीं, पाकिस्तान जंग में पहल नहीं करेगा, अमन हमारा मकसद है, मगर कौमी खुद मुख्तारी पर हरगिज समझौता नहीं होगा। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पानी पर दबाव और सरहदों पर इश्तियाल अंगेजी समेत पाकिस्तान किसी ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं करेगा। अगर भारत ने किसी मुहिम जोई करने की कोशिश की तो भरपूर और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे तारीख याद रखेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पहलगाम वाक़ये के हकायक दुनिया के सामने रखे। भारत के झूठे बयानिए का पर्दा चाक करते हुए कई सवालात उठाए। उन्होंने मोदी हुकूमत को मुखातिब करते हुए पूछा, बताया जाए वाक़ये के सिर्फ 10 मिनट बाद FIR कैसे दर्ज हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पूछा, बताया जाए कि जाए बकुआ से 30 किलोमीटर दूर थाने तक 10 मिनट में रसाई कैसे मुमकिन हुई। पहलगाम में मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर कत्लेआम कब और कैसे हुआ। सबूतों के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात किस तरह लगाए गए। वाक़े के फौरी बाद हजारों अकाउंट से मजहबी तासुब पर मबनी प्रोपेगेंडा किसने शुरू किया। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि सब कुछ एक मुनज़्ज़म साजिश, तयशुदा मनसूबाबंदी और स्क्रिप्ट का हिस्सा है। हम सिर्फ हकाइक को देखेंगे, इल्जामात को नहीं। DGISPR ने आलमी बरादरी को मुखातिब करते हुए यह सवाल उठाया कि पाकिस्तान जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानियां दी, जिसने हजारों जानें गंवाई, जिसने अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त किया, उसी पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम, ये कहां का इंसाफ है। क्या अमन सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? फैसला करना होगा कि दहशतगर्द रियासत कौन है जो खित्ते के अमन को बार बार तहबाला करता है। क्या भारत को यह इजाजत है कि वो अपने सियासी मफादात के लिए खित्ते को बारूद के ढेर बना दे? और आखिर कब तक मोदी सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान पर इल्जामात लगाती रहेगी? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया है कि पाक फौज जवाबी इकदामात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमें आजमाना नहीं। 2019 में भी भारत को बता चुके हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारी कैसे है। फौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये इनकी चॉइस है। आगे मामला किधर जाता है वो हमारी चॉइस होगी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार अहमद हसन आराबी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म और DGISPR ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत के झूठे बयानिए के परखचे उड़ाए। एक तो ये बताइएगा कि ये कितनी जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुख्तलिफ पहलुओं का इसमें अहाता किया गया। साथ ही साथ आप क्या देखते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिफारती और आलमी सतह पर कितनी अहमियत की हामिल? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरी दुनिया को ऑलरेडी इंडिया की जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं, जो इंडिया एज अ टेरर फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड है पूरी दुनिया में, इंडिया परहैप्स इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन टेररिज्म है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं। और जिस तरीके से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक केस है इंडिया के खिलाफ, और जिस तरीके से इसमें सबूत दिखाए गए, हिस्टोरिकली एक्सप्लेन किया गया, सारा कुछ एविडेंस बेस्ड था, फैक्ट बेस्ड था। इंडिया की जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी पिछले 1-2 साल से इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है कि इंडिया जो ट्रांस नेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व रहा है, जो कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर था, और उसके बाद 5 आई अलायंस जिसमें कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड
और न्यूजीलैंड शामिल था, इन्होंने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की और इंडिया के एक सिटिंग मिनिस्टर अमित शाह को इन्होंने ऑफिशियली ये कहा कि वो टेररिज्म में, दहशतगर्दी में हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर को ओवरसी कर रहा था। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अभी ये जो पहलगाम का वाकया हुआ, पूरी दुनिया की अटेंशन पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर थी। इंडिया की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री पूरी दुनिया को ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही थी कि शायद वो जो पहलगाम वाला इंसिडेंट है उसके पीछे पाकिस्तान है। और फिर जिस तरीके से सबूतों के साथ और जिस एग्रेसिव तरीके से इंडिया को इस मामले में कन्फ्रंट किया गया, कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबूत दिखाए गए, स्पेशली पूरे इंटरनेशनल मीडिया को इकट्ठा किया गया, चाइना से लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, इंग्लैंड, मुस्लिम वर्ल्ड, हर जगह से नुमाइंदे मौजूद थे, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे और उनके सामने बहुत क्लियर तरीके से इंडिया की टेरर एक्टिविटीज रखी गई। इनके जो रॉ के ऑफिशियल या अनऑफिशियल अकाउंट्स हैं, जिसमें जो इंटरनेट पे बैठ के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाई होने से पहले बताते थे कि इस जगह पे अटैक होगा, इस जगह पे अटैक होगा, वो सारा कुछ सबको मालूम था। लेकिन इस टाइमिंग में, आजकल के दौर में, जो पिछले 4-5-7 दिनों में पूरी दुनिया की अटेंशन पाकिस्तान इंडिया की तरफ है, उन दिनों में इन सारी चीजों को एक्सपोज करना, इसके बहुत दूर रस्म ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इस वाकये में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और वाकये के 10 मिनट बाद एफआईआर दर्ज हो जाना, जाहिर बात है इसके पीछे कोई अहम मकासद तो होंगे भारत के। मैं जानना चाहूंगी, भारतीय दहशतगर्दी के बाद पहलगाम वाकये पर भी भारत के झूठे बयाने का पर्दाचाक हो गया है। मोदी सरकार ने पहलगाम जो वाकया प्लान किया, ये प्लांट करवाया है, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? जी सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट गई थी दरमियान में। जी, मैं अहमद साहब अर्ज ये कर रही हूँ कि डेफिनेटली टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट और जब भी ये वाकया पेश आया उसके 10 मिनट बाद ही ये एफआईआर दर्ज हो गई है। तो ये भारतीय दहशतगर्दी के बाद पहलगाम वाकये का पर भारत के झूठे बयाने पर पर्दाचाक तो हो गया। मोदी सरकार ने पहलगाम क्यों प्लांट करवाया, इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई मकासद तो होंगे। आपका क्या एनालिसिस है, क्या असल मकासद हो सकते हैं? जी देखिए, सिंपल सा इसको आप अगर इंडिया को पिछले 3 साल से इनके ऑब्जर्व करें, इनके मिलिट्री ट्रेनिंग को देखें, इनकी वेपन प्रोक्योरमेंट को देखें और इनके सियासतदानों का जो पॉलिटिकल रिटोरिक है उसको देखें, तो ये तीनों चीज़ें पॉइंट आउट करती हैं कि इंडिया एक कन्वेंशनल वॉर, एक इन्वेजन पाकिस्तान के ऊपर करने का प्लान कर रहा था बहुत अरसे से। इन्होंने तकरीबन $100 बिलियन प्लस का असला, कन्वेंशनल असला खरीदा है। दुनिया का सबसे बड़ा ये इम्पोर्टर है असलहे का, और जो पिछले 3 साल से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सारी कन्वेंशनल जंग की कर रहे हैं। इंडिया ने अपनी जो नेवी के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बने और $100 बिलियन प्लस का असला लिए, तो और उसमें सबसे ज़्यादा असला नेवी के पास आया है। और नेवी इंडिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। चाइना के खिलाफ तो इंडिया की सीज नहीं है, या नेपाल के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ तो नहीं है। So it was a writing on the wall that India is planning some mischief, एक पाकिस्तान के खिलाफ मिसएडवेंचर प्लान करना चाह रहा है। फिर आप ये भी देखें कि अब से तकरीबन 2 साल पहले इंडिया की नई पार्लियामेंट की इन्होंने इनाग्रेशन की और उस पार्लियामेंट में इन्होंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की भी सीटें मुख्तस करके रखी थी। ये प्लान किया हुआ था कि जब हम खुदा न खास्ता कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करेंगे तो उनके एमपीज और एमएनएज जो हैं वो इन सीटों पे आके बैठेंगे। अपनी पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने अखंड भारत का मैप लगाया था। तो इंडिया का प्लान तो सबको पता था कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई मिसएडवेंचर प्लान करना है और इनको कोई एक्सक्यूज चाहिए, और अगर वो एक्सक्यूज इनको ना मिला तो ये खुद क्रिएट कर लेंगे। तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये इन्होंने इस वजह से खुद क्रिएट किया। लेकिन उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इनका मकसद यही था पाकिस्तान पे हमला करना, लेकिन जो रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से आया और फिर दुनिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान के स्टैंड्स को कबूल किया, पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए, इंडिया जो सपोर्ट चाहता था पूरी दुनिया से वो उसको नहीं मिली, तो उसके बाद इंडियंस एक्चुअली वेंट ऑन द बैक फुट। अहमद साहब, आप ये भी बताइएगा कि DGISPR ने पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय बयानिए पर जो सवालात उठाए हैं उनमें कितना वजन है, और पहलगाम वाक़ये को आज हम देख रहे हैं कि 9 दिन हो चुके हैं, भारत इसके कोई भी सबूत पेश करने में अब तक नाकाम क्यों है? कोई फर्जी सबूत ही घड़ लेता कम अज कम। देखें, वो कहते हैं
व्हेन यू आर इन अ होल स्टॉप डिगिंग। इंडिया ने एक तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसके बाद जो इनका वॉर रिटोरिक था, ये फेलियर अपॉन फेलियर था इंडिया के लिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इन्होंने पूरा अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पैराफिनीलिया बनाया हुआ था मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के लिए, जिसमें अर्नाब गोस्वामी शामिल है, जिसमें इस तरह के जिसको टिपिकली इंडिया के अंदर गोदी मीडिया कहा जाता है, जो वो मीडिया जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के माउथपीस है। तो वो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर इनको बहुत बुरी शिकस्त हुई। इनके झूठ पकड़े गए, इनके प्रोपेगेंडा को कॉल आउट किया गया। जितना अपनी तरफ से ये एग्रेसिव नैरेटिव टो करने की कोशिश करते थे पाकिस्तानी ने, उससे एग्रेसिव नैरेटिव के साथ इनका काउंटर किया। और फिर उसके बाद जो इन्होंने सिंपथीज पूरी दुनिया से लेना चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि पूरी दुनिया ये इंडिया का पर्ल हार्बर होगा और पूरी दुनिया से इनको सिंपथीज मिलेंगी और सपोर्ट इनके पीछे होगी। इन्होंने इतने भोंडे तरीके से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की पूरी दुनिया के अंदर मीम्स बनी। वो वीडियो क्लिप्स जो इनकी पोस्टर गर्ल थी, जिसकी वीडियो इन्होंने हर इंडियन न्यूज चैनल पे चलाई, जो कहती थी कि हमारे ऊपर यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है और मेरे हस्बैंड नहीं मिल रहा, और वो भेल पूरी खा रहे थे और एकदम गुम गए। इस बात के ऊपर बाकायदा मीम्स बनी है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि इस ड्रामे के ऊपर इंडिया एक न्यूक्लियर वॉर करने के लिए जा रहा है। ये मजाक बना है पूरी दुनिया में। सो हर महाज के ऊपर उनको शिकस्त हुई। फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में जो कल की आपने कहा कि DGISPR ने जो सबूत और शवाहिद दिखाए हैं, वो सारा एविडेंस है, वो उन्होंने स्क्रीन के ऊपर साथ साथ प्ले किया है, वो अनडिनाएबल है, उसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते, आपके सामने चलता रहा। डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ वाली बात है कि इंडियंस खुद एक्नॉलेज करते रहे हैं, जो अपने तकब्बुर में, अपने गरूर में वो ये सारी दहशतगर्द कार्रवाइयां करके खुद एक्नॉलेज करते रहे, तो वो सारे सबूत दिखाए गए। अब ऑप्शन ही कोई नहीं है किसी के पास सवाए उस पर यकीन करने के कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयों में बेसिकली दुनिया की सबसे बड़ी जो दहशतगर्द कौम है, जो दहशतगर्द मुल्क है, वो भारत है। बिल्कुल अहमद साहब, अभी आप मीम्स का तस्करा कर रहे थे, तो पानी बंद करने के हवाले से भी काफ़ी मीम्स बनी है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है पानी बंद करना। अच्छा, मजीद आपसे जानना चाहूँगी, भारतीय दहशतगर्दी और पहलगाम वाक़ये पर मोदी हुकूमत का सारा कच्चा छटा हम जानते हैं खुल के सामने आ गया है। इसको मजीद मौसर बनाने के लिए पाकिस्तान को सफारती महाज पर क्या हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान को जो सफारती महाज पे फतूहात नसीब हुई हैं, जो पूरी दुनिया पाकिस्तान के स्टैंड को सीरियस ले रही है, उसकी हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जब पहलगाम का वाकया हुआ, आपने देखा पहले दिन अमेरिका ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि थोड़ा सा इंक्लाइंड था टुवर्ड्स इंडिया। इसराइल ने खुल के इंडिया की सपोर्ट की और बाकी जगह पे खामोशी थी। लेकिन फिर आपने देखा तकरीबन 24 to 36 आवर्स के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान के हक में स्टेटमेंट्स देना शुरू की। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने अपना जो रिजॉल्व था कि पाकिस्तान के ऊपर अगर इन्होंने अटैक किया या पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो पाकिस्तान इस दफ़ा इंडिया को नाको चने चबवाएगा। और पाकिस्तान का जब वो रिजॉल्व पाकिस्तान के, आप एक स्ट्राइक करेंगे उसके बदले में हम आप पे कई स्ट्राइक्स करेंगे, आप एक बंदा मारेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हम फिर आपके साथ क्या करेंगे। ये रिजॉल्व जब पाकिस्तान ने दिया तो फिर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सीरियसली लिया। अहमद साहब, हम रद्द-ए-अमल की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब हमने इस बात का इजहार किया तो फिर पूरी दुनिया ने हमें सीरियस लिया। हुकूमत की जानिब से 36 घंटों में भारतीय कार्रवाई का खदशा जाहिर किया गया था और आप जानते हैं कि जिस तरह वज़ीर इत्तलात ने रात गए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर भारत कोई मुहिम जोई कर लेता है तो यही सवाल है, इसकी जानिब भी हम आना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से किस तरह का जवाब जो है वो दिया जा सकता है, किस तरह की तैयारी? देखें, पाकिस्तान वो जैसे कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान अमा वक्त तैयार है और पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बैटल रेडी आर्म्ड फोर्सेस हैं। इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर पाकिस्तान को लेके अभी पिछले कुछ अरसे में जो मोदी का रिटोरिक है उसको लेके बहुत शदीद पैनिक है। इन्होंने अपनी जो नॉर्दर्न कमांड जो रिस्पॉन्सिबल होनी थी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, उसके लेफ्टिनेंट जनरल हैं उसको भी सैक कर दिए। कल से सुनने में खबरें आ रही हैं, इंडियन मीडिया इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स के कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी सैक कर दिया गया। वो भी ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो इंडियन फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर सकती।
और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान तो पूरा प्रिपेयर्ड था कि इंडिया किसी भी टाइम आएगा, और बहुत क्लियर इसका जो था वो रिस्पांस होना था पाकिस्तान को, और अभी भी बहुत क्लियर होगा। ये एक स्ट्राइक करेंगे, एक स्ट्राइक का ड्रामा करेंगे, पाकिस्तान 10 स्ट्राइक्स करेगा। ये एक पाकिस्तानी को शहीद करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान 100 को शहीद करेगा। पाकिस्तानी 100 जो ये इंडियन है इनको मुर्दार करेगा। सो इनको बेसिकली इनकी माइंडसेट और साइकी ये है इंडियन आर्मी की। मैं सिर्फ आपको ग्रेविटी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ लड़ना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की उस फौज के साथ लड़ना चाह रहे हैं जिसका हर जवान दिन में 5 दफा शहादत की दुआ करता है, और इनकी अपनी हैसियत और औकात ये है कि इनकी लिटरेचर में, इनकी डिक्शनरी में जो इनका बंदा, इंडियन आर्मी का बंदा मर जाए उसको इज्जत देने के लिए कोई लफ्ज नहीं है, और ये कुरान से शहादत या शहीद की इस्तिलाह निकालते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। सो ये इन दोनों फौजों का आइडियोलॉजिकल कंपैरिजन है। इंडिया एक्चुअली स्टैंड्स नो चांस। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा तज्जिया दिया कि ये नजरियाती फर्क है दोनों फोर्सेस के। बहुत शुक्रिया, अहमद हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पर वो अपना तज्जिया दे रहे थे। और साथ ही साथ हमने देखा कि कल DGISPR की जानिब से जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें तमाम सवालात के जवाबात भी दिए गए, तमाम पहलुओं का अहाता भी किया गया, और साथ ही साथ हमने देखा कि इस मौजू पर भी बात हुई कि पाकिस्तान हमा वक्त तैयार है। वो किस तरह तैयार है? अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो पाकिस्तान की जो फौज है रोजाना कई ऑपरेशन कर रही होती है, कई 100 ऑपरेशन जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो सर अंजाम दिए जा रहे होते हैं। हमारे जवान शहादत के रुतबे पर फाइज भी होते हैं, गाजी भी बनते हैं, और बहुत सारी फतूहात और कामयाबियां भी हासिल करते हैं। और मुख्तलिफ हम देखते हैं कि अफगानिस्तान बॉर्डर और मुख्तलिफ महाजों पर जो है ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो हमारी आर्मी तो हमा वक्त तैयार है, अलबत्ता देखना यह कि भारत की तैयारी कितनी। बिल्कुल नाजरीन, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक की हिम्मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अब आपको लिए चलेंगे खेल के मैदान में। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला पूरी आबोताब के साथ जारी सारी है। टीमों के दरमियान दिलचस्प और शानदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। गुज़श्ता रोज की बात करें तो PSL के 19वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो अब तक नाकाबिले शिकस्त थी, उसको 88 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए। 210 रन के हदफ के जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 121 रन बनाकर आउट हो गई। यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहली शिकस्त का मजा चखना ही पड़ गया। आज कजाफी स्टेडियम में 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे होगा, जबकि PSL के 21वें मैच में लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। मैच रात 8 बजे कजाफी स्टेडियम में लाहौर में खेला जाएगा। अगर हम पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लें और उसकी बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 मैच खेलकर 10 पॉइंट के साथ इस वक्त टॉप पोजीशन पर काबिज है। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स 8-8 पॉइंट्स के साथ बिल तरतीब दूसरे और नंबर पर हैं। कराची किंग्स 6 पॉइंट के साथ चौथे, जबकि पेशावर ज़ल्मी 4 पॉइंट के साथ 5वें। मुल्तान सुल्तान्स 2 पॉइंट के साथ छठे और आखिरी नंबर पर मौजूद। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अवैस साहब। अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे ज़रा एनालिसिस लेना चाहेंगे। लाहौर कलंदर्स ने अब तक की नाकाबिले शिकस्त जो टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया है। आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से लाहौर कलंदर्स को जीत मिली? देखेंगे लाहौर कलंदर की आप बात करें तो स्पेशली कल उनकी बॉलिंग यूनिट की बात करें, क्योंकि जब से आपको पता ऑस्ट्रेलियन का थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन विकेट का जो पिच का जो सॉइल यूज किया गया लाहौर के अंदर, और हारिस रॉफ जब उनका ऑस्ट्रेलियन सॉइल नजर आता है तो वो इम्पैक्टफुल आपको नजर आते हैं। कल भी जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेल करवाया, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल PSL की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो प्लस पॉइंट था वो था उनकी बैटिंग डिपार्टमेंट की आप बात करें, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। आपको पता है कि अगर ओवरऑल पिछले और अब तक की बात करूं 12-13 मैचेस ऑन द ट्रॉट वो जीत चुके हैं। उनको अगर अंडर प्रेशर आपने लेके आना था तो यही टैक्टिक थी, आप उनके बैट्समैन को सेटल ना होने थे। साहिबजादा फरहान जिस अच्छी फॉर्म के अंदर वो लगे हुए थे, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे, उनका ब्रेक थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर जितनी जल्दी आपने खिलाड़ियों को आउट किया है लाहौर कलंदर अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो ज्यादा आपको अंडर प्रेशर नजर आई है। लेकिन लाहौर की एक प्लस पॉइंट जरूर था जो आखिरी बैटिंग ऑर्डर जो उन लोगों ने तब्दील किया। कल आपको पता, चाहे रजा की बात करें, मिचेल की बात करें, उनको बैटिंग ऑर्डर को तब्दील किया तो वो आपको प्लस पॉइंट नजर आया लाहौर कलंदर के अंदर। यही आपको अपनायत निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल अवैस, आपने सही कहा कि ये प्लस पॉइंट हमें लाहौर कलंदर्स के अंदर देखने को मिला कल के रोज। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद की हम शिकस्त की बात कर लेते हैं, उनके साथ क्या हुआ? कोई बैड लक थी? आपके ख्याल में टीम की कमजोरी कहाँ नजर आई? क्या वीकनेस थी?
देखिए, अब तक अगर इस टूर्नामेंट की बात करूं तो वीकनेस तो सच आपको नजर आती नहीं है इस्लामाबाद की, क्योंकि उन लोगों ने तीनों फॉर्मेट के अंदर आपको परफॉर्म करके दिया। बॉलिंग की बात करें, बैटिंग या अपना फील्डिंग यूनिट में, हाँ जो आखिरी के मैं कहता हूँ 5 ओवर थे, जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रन्स लीक किए हैं लाहौर कलंदर के खिलाफ, वो थोड़ा सा उनको कॉस्ट जरूर हुआ। 200 प्लस स्कोर हो चुका था, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि एक अच्छा यूनिट क्या था कि शाहीन की बात कर लें, हारिस की बात कर लें, जिस तरीके से उन लोगों ने ब्रेक थ्रू लिया है, क्योंकि एंड्रू गॉस की बात करूं वो आपको बहुत अरसे के बाद आपको फॉर्म में नजर आए हैं इस्लामाबाद के लिए, बल्कि हो रहा था शायद उनको बिठाया जाए, हैदर अली को ओपन ना करवा दिया जाए, लेकिन जो ब्रेक थ्रूज अपना लिए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लाहौर कलंदर ने, उनको ज्यादा कॉस्ट वो चीज हुई है। लेकिन टूर्नामेंट में अभी भी आपको पता है जिस तरीके से इस्लामाबाद परफॉर्म कर रहा है, फेवरेट्स तो है इस टूर्नामेंट को जीतने में, लेकिन अगर कोई भी टीम इनको शिकस्त देना चाहती है, यही तरीका कार है कि आप आके जितनी जल्दी इन पे ब्रेक थ्रू ले सकते हैं। और खास करके टॉस की अगर बात करूं तो टॉस बड़ा मैटर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के आगे, क्योंकि मुझे पता है कि फायर पावर है, चाहे वो 225 उनके पास चेस करने की एबिलिटी भी है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ बॉलिंग यूनिट बड़ा डिपेंड करता है कि अगर साइकोलॉजिकली डेंट करते हो इस्लामाबाद को ओपनिंग डिपार्टमेंट को लेके, तो वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा अंडर प्रेशर नजर आएगी। बिल्कुल ठीक। अवैस, आज कजाफी स्टेडियम में 2 मैचेस होने जा रहे हैं। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस वक्त आपको मजबूत लग रही है, उसकी क्या वजूहात है, और हमें ये भी जरा इन डिटेल बताइएगा और क्यों? देखिए, अगर मैं बात करूं दोनों टीम्स की, तो मुल्तान तो आपको ऑन द पेपर इस दफा नजर ही नहीं आ रही। सबसे बड़ी चीज है, जितने भी पीएसएल उठा के देखें तो यार मुल्तान वन ऑफ द बेस्ट साइड्स है। लाइक स्टार्ट उनका बड़ा अच्छा होता है, स्ट्रीक होती है। आपको याद हो पीएसएल की बात करूं, डोमेस्टिक की कप्तानी की बात करूं, करके ही पाकिस्तान टीम का कप्तान के लिए एक बड़ी फेवरेट नॉमिनेशन। अवैस, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि टीम ऑनर अली तरीम की जानिब से जो ट्रॉफी के मामले पर तनकीद की गई थी, ट्रॉफी उनसे उतना ही दूर जाती गई है और उसी की वजह से ये सब हो रहा है? ये चीज तो होती है, आपको पता चीज तो होती है, कहीं ना कहीं आती है। लेकिन जो आपने एक बात की, बड़ी एक अच्छी चीज है, डग आउट की थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। काफी टाइम से मैं अपने शोज में बात कर रहा हूँ यार, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग डग आउट है। अब्दुल रहमान भाई की बात करूं, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स है डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करूं, पाकिस्तान की वो कोचिंग कर चुके हैं पाकिस्तानी की, उस बंदे को हर चीज का पता है। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर खास करके मुल्तान सुल्तान की अगर बात करूं, मुझे नहीं पता कि उनको कितनी ज्यादा एक होता है ना कि दी गई है, अथॉरिटी दी गई है कि आप अपनी टीम जो सी है वो आप सिलेक्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मामलात है मुझे लगता है कि शायद अली तरीन बहुत ज्यादा टीम के अंदर इंजल्ज होते हैं। वो शायद वो करना चाहते हैं कि यार इसको करो इसको ना करो। आपने अगर फील्डिंग यूनिट की बात करें, आपने नया फील्डिंग यूनिट लेके आए थे, तो बहुत सी चीजें फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर होती है, क्योंकि मैंने कहा ना वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स है। अब्दुल रहमान भाई बाहर बैठे हैं, भाई बैठे हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन उनका, अगर आप मुल्तान की बात करें, ये एक इशू है फ्रेंचाइज क्रिकेट, खाली हमारे नहीं हर जगह होता है कि वो स्टारडम पे ज्यादा काम करते हैं। क्या स्टारडम प्लेयर है, इंटरनेशनल खेला हुआ है, मैंने 1 महीना अपना वो होता है ना कि पैसे वसूल भी करने हैं, तो आप उस कैटेगरी के साथ हैं। कहीं ना कहीं फिर जो आपका लोकल टैलेंट है, जिसने आपको मैचेस जितवा के देने, वो दब जाता है। फॉर एग्जांपल यासिर खान की बात करो, बहुत जब आपको मार पड़ने स्टार्ट हुई टूर्नामेंट के अंदर मुल्तान को, फिर आप जाके उस टूर्नामेंट में आप लेके आए। सेम पेशावर जल्मी की बात करें, इतने बड़ा डग आउट बैठा हुआ है, मास सदाकत बैठा हुआ है, जिसने अंडर 19 के अंदर यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट अंदर परफॉर्म करके दिया, उस लड़के को अभी तक चांस नहीं मिला। आप फिर कैटमोर के साथ कैरी ऑन करें, जिसको वाइल्ड कार्ड एंट्री पे आपने पिक किया था, और उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप नजीबुल्लाह जदरान को ट्राई कर सकते हो, अफगानिस्तान का मिडल ऑर्डर बैट्समैन। मुल्तान सुल्तान की तो आपने बता दी कि क्या कारकर्दगी रही, क्या वजूहात हैं। जरा ये भी क्विकली हमें बता दें कि लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का आज दूसरा मैच होगा कजाफी स्टेडियम में, तो हमें ये बताइए पॉइंट टेबल पर दोनों टीमें तो अब तक 8-8 पॉइंट के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कौन सी टीम आपको फेवरेट नजर आ रही है, और क्या आप समझते हैं कि लाहौर को नफसियाती बर्तरी हासिल होगी कल की जीत के बाद इस्लामाबाद के खिलाफ? देखिए, लाहौर को तो ऑब्वियसली गए जो होता है, आपको पता है साइकोलॉजिकली आप इतना तगड़ा मैच जीत के आए हो, आपकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म करके दिया। सॉइल थोड़ा सा बीच में ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली विकेट है, और उसमें पेसर्स जो है वो डोमिनेट करेंगे। आपको ज्यादा इस दफा पीएसएल में नजर भी है कि वन साइडेड मैचेस ज्यादा हुए एज कम्पेयर टू कि वो बड़ा हाईली कोई टाकरा आखिर तक तो बड़ा कम आपको नजर आया। लेकिन थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट पे फिर मैं कह रहा हूँ मजा आएगा। साहिबजादा फरहान वर्सेस मोहम्मद आमिर वाला जो कॉन्टेस्ट है, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हमेशा से एक इशू रहा है, आपको पता है पूरे जितने भी सीजन आज तक क्वेटा खेली है, चाहे वो जीतने वाला भी हो, कहीं ना कहीं बीच में जाके उनका जो विनिंग स्क्वाड था वो टूटता था। आपको पता है यहाँ तो नेशनल ड्यूटीज के लिए, या वो उन्होंने कहीं ना कहीं प्लेयर्स ने अपनी ड्यूटीज के लिए जाना होता था लीग क्रिकेट के लिए। इस दफा उनका स्क्वाड वही कैरी हो रहा है, उनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं, चैपमैन भी मौजूद है, मोहम्मद आमिर अच्छी फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं बॉलिंग को लीड करते हुए। थोड़ा सा ओपनिंग डिपार्टमेंट में स्टिल साउथ शकील अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन फिन एलन के साथ अगर कोई थोड़ा सा फायर पावर आ जाती है
तो शायद थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आपको क्वेटा में नजर आएगा। लेकिन आज क्वेटा मैं कहता हूँ कि फेवरेट जरूर होगा। बेशक लाहौर कल जीता है, लेकिन क्वेटा का क्योंकि वो मैंने कहा ना कि जिस तरीके से टफ मैचेस जीत के आ रहे हैं, पिछला भी आपको याद हो बड़ा टफ मैच उन्होंने जीता था 5 रन से, आई गेस। तो बड़ा एक जो मैच उनका गुजरा, तो वो साइकोलॉजिकली ज्यादा आपको अपना इसमें नजर आएंगे तगड़े, क्योंकि लाहौर के अंदर खेल रहा है। वो जो एक होती है ना कि आपने लाहौर कलंदर्स को जो एक चैंपियन साइड आपने बना के रखना, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आप पता है। लेकिन अब क्वेटा मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग जरूर आएगा। चले वैसे आपने तो अपनी प्रेडिक्शन कर दी और बता दिया कि कौन फेवरेट है आपकी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप इस मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे। और यकीनन मुल्तान सुल्तान्स जो है वो आखिरी नंबर पर चल रही है और हमें इनको देखने की ज़रूरत है। लाहौर कलंदर्स ने खैर कल बड़ा अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहली शिकस्त से उन्होंने 2-4 किया और आज भी वो मैदान में है। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज तो जो शायकीन है उनकी तफरीह का भरपूर सामान है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 2 मैच होने जा रहे हैं और उनकी जो अपनी टीम है लाहौर कलंदर्स वो होम ग्राउंड पर आज खेल। और जैसे कि अवैस ने बात की कि लाहौर तो लाहौर है और लाहौर का अपना समा है, अपनी गैदरिंग है, और यहाँ पे एक अजीब किस्म का और बिल्कुल पोटेंशियल अलग किस्म का नजर आता है। तो नाजरीन, इसी स्पोर्ट्स सेगमेंट से हम एहतताम की तरफ जाते हैं और अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आज 1 मई है। दुनिया भर में आज के दिन को मेहनत कशों, मजदूरों और वर्किंग क्लास के नाम किया जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में यौम मजदूर को आम तातील के तौर पर मनाया जाता है, ताकि इस तबके को खराज तहसीन पेश किया जा सके जो मईशत, तामीर, सनत, ज़राअत और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का असल सतून है, यानी मजदूर। लेकिन एक लम्हे को रुक कर सोचें, जिस दिन को मजदूरों की अजमत के लिए मखसूस किया गया है, मुख्तस किया गया है, उस दिन भी मजदूर छुट्टी पर नहीं है, मुशक्कत पर होता है। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी, फैक्ट्री की चिमनी हो या फिर खेत में दहकता हुआ सूरज, मजदूर हर हाल में अपने पसीने से जमीन को सैराब करता है, जिंदगी को मुतहर्रिक रखता है और दूसरों के ख्वाबों को ताबीर करता है। लेकिन अपनी जात को बेहतर बनाने के लिए अक्सर उस मजदूर के पास ना ही वक्त होता है ना वसाइल। मुनव्वर मिर्जा ने इन्हीं मजदूरों के लिए कहा था, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शेर है। यौम मजदूर की नाजरीन बुनियाद जो थी 1 मई 1886 को अमेरिका के शहर शिकागो में रखी गई, जब सैकड़ों मजदूर सिर्फ ये मुतालबा लेकर सड़कों पर निकले थे कि वो दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे। ये नारा 1 सदी से जायद अरसा गुजारने के बाद भी दुनिया भर में गूंजता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आज भी मजदूर को उसकी बुनियादी जो हकाइक हैं, हक है, वो मिल रहा है? बिल्कुल, ये देखना है कि क्या उनको उनके हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान की बात करें तो आज भी हमारा मजदूर 12 से 14 घंटे काम कर रहा है, बगैर किसी सोशल सिक्योरिटी, बगैर मुनासिब उजरत, बगैर तिब्बी सहूलियात और अक्सर बिना किसी ठोस कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के। दुख की बात यह है कि जो किसान ज़मीन से ज़िंदगी उगाता है उसका बच्चा रोटी को तरसता है, जो मजदूर कपड़ा बुनता है उसके अपने बच्चों के तन पर पूरा लिबास नहीं होता। अल्लामा इकबाल ने मजदूरों की हालत ज़ार पर रब्बे कायनात से शिकवा किया था, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। नाजरीन, आज सवाल ये नहीं कि यौम मजदूर के मौजू पर कितनी तकारीब हो रही हैं, कितनी रैलियां निकाली जा रही हैं या कितने सेमिनार मुनक्किद हो रहे हैं। असल सवाल ये है कि क्या मजदूर की ज़िंदगी बेहतर हुई? क्या इसे उसकी मेहनत का सही सिला मिल रहा है? क्या इसके बच्चे तालीम और खुशहाली के हकदार समझे जाते हैं, उनको वो वैल्यूज़ दी जाती हैं? क्या हम सबको इस दिन सिर्फ जज्बाती तकरीर या सोशल मीडिया पर पोस्ट से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है? क्या हम करने को तैयार हैं? बिल्कुल, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सिर्फ तकारीर में ये सब कुछ नज़र आता है। तो यौम मजदूर हमें सिर्फ ये याद दहानी नहीं कराता, बल्कि हमें झंझोड़ता है कि तरक्की सिर्फ बुलंद इमारतों या अदादो शुमार से नहीं होती, बल्कि उस हाथ की खुशहाली से होती है जो ईंट पर ईंट रखकर एक इमारत तामीर करता है। तो आइए आज के दिन हम ये अहद करें कि ना सिर्फ उनके हक में आवाज़ उठाएंगे, बल्कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी मजदूरों के साथ इंसाफ और मोहब्बत से पेश आएं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अमली इक़दामात करने की बहुत ज़रूरी है। और नाज़रीन, अब आगे बातों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ के जो है हमसे जितना हो सके हम उनके लिए करें। और नाज़रीन, अब आपको हम लिए चलते हैं सादिकाबाद, जहां पर एक शहरी ने अपने घर के लॉन को एक मुनफरिद चिड़ियाघर में तब्दील कर दिया।
उन्होंने अपने शौक और मोहब्बत की बुनियाद पर मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे और जानवर पाल रखे हैं। क्या बात है। जिनमें तोते, मोर, खरगोश, बतखें और दीगर नायाब परिंदे शामिल हैं। ये चिड़ियाघर न सिर्फ उनके जाती शौक की अक्कासी करता है बल्कि मकामी बच्चों और खानदानों के लिए तफरीक का एक खास जरिया भी बन चुका है। बिल्कुल नाजरीन, और शहरी का कहना है कि चिड़ियाघर बनाने का मकसद कुदरती हयात से मोहब्बत को फ़रोग देना है, लोगों को जानवरों के बारे में आगाही फराहम करना है। इनका ये इकदाम मकामी कम्युनिटी में बहुत सराहा जा रहा है, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग इनको, और लोग इनके घर के इस मुनफरद चिड़ियाघर को देखने के लिए भी आते हैं। हमारे रिपोर्टर राना जैन ने इस हवाले से एक खसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए मिल के देखते हैं। ना तो ये कुदरती जंगल है और ना ही कोई चिड़ियाघर, बल्कि ये सादिकाबाद के शहरी इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ के घर का लॉन है, जहां नायाब नस्ल के जंगली परिंदे रोजाना खुराक खाते हैं, चहचहाते हैं, सुरीली आवाज से शुक्रिया अदा करते हैं और फिर चले जाते हैं। मोहम्मद यूसुफ की परिंदों से मोहब्बत की ये दास्तान कई सालों पर मुहित है। छोटे से लॉन में सुबह और शाम के वक्त खूबसूरत परिंदों के दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। मोहम्मद यूसुफ रोजाना सुबह सवेरे इन परिंदों के आने से पहले बाजरा, दाना और मकई रखता है। मोहम्मद यूसुफ ने इन दोस्त परिंदों की रिहाइश का भी इंतजाम कर रखा है। घर की दीवारों पर घोंसले बनाए हुए हैं। कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जो ब्रीडिंग के मौसम में इस घर में मुस्तकिल बसेरा कर लेते हैं। परिंदों के लिए इस लॉन में सूरजमुखी के फूल और इंजीर के दरख्त भी लगाए गए हैं, जहां ये परिंदे आकर सुकून महसूस करते हैं। मोहब्बत की ज़बान हर कोई समझता है। मोहम्मद यूसुफ ने भी अपनी मोहब्बत से इन परिंदों को अपना गर्विदा बना लिया है, जो वाकई काबिले तारीफ है। कैमरा टीम के साथ राना जैन, सुनो न्यूज़, सादिकाबाद। बहुत ही खूबसूरत पैकेज जो है वो तैयार किया गया, और उससे भी खूबसूरत जिन्होंने ये सेटअप तश्कील दिया उन्हें जी जनाब हम ये बिल्कुल लाइक तहसीन उनका इकदाम है। और जो इर्द गिर्द के खास तौर पर बात ये कि उन्होंने ये जो हुस्न है, ये जो परिंदों की खूबसूरत आवाजें हैं, उन्होंने अपने तक महदूद नहीं रखी, बल्कि उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले हैं लोगों को मोहल्लेदारों दिखाने के लिए, बच्चों के लिए कि वो आए, वो भी इंजॉय करें। जरूर उन्होंने जाके जू का टिकट लेना। हाँ एग्जैक्टली। और उज़ैर, आप जानते हैं कि जानवरों से मोहब्बत, परिंदों से मोहब्बत आपका स्ट्रेस, एंजाइटी भी रिलीज करता है, आपका खत्म हो जाता है, आपका कोर्टिसोल लेवल डाउन हो जाता है जब आप जानवरों से प्यार करते हैं। बैठ के आप इनको ऑब्जर्व करना शुरू करें, इनकी हरकतों सकनात को, तो इसमें कितना वक्त गुजर जाता है। जब वो पानी में नहाते हैं, दाना खाते हैं, फिर पानी मुंह में डालते हैं, वो इतने क्यूट लग रहे होते हैं कि मतलब आप सब उस टाइम पे भूल जाते हैं कि इर्द गिर्द कितना स्ट्रेस है, क्या कुछ चल रहा है। तो लेकिन हम ब्रेक लेना ना भूल जाएं, मेरा ख्याल है। फिर ब्रेक ले लें। लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय जंगी जुनून अपने अरूज पर है और पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडों का इस्तेमाल भी जारी है। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले को जवाब बनाकर भारतीय फौज को हमले के वक्त और हदफ की खुली छुट्टी दे दी है। पाक फौज भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है, बल्कि कहा जाए इंतजार में है। गुज़श्ता रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के राफेल तैयारों ने पेट्रोलिंग की, ताम पाक फजाइया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मौसर जवाब दिया, जिस पर भारतीय तैयारे दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। उधर 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी। कियानी और मंडल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिस पर पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन को खामोश करवा दिया। पाक फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुताद्दिद मोर्चे तबाह होने की भी इत्तलात हैं। दूसरी जानिब भारत ने मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों को भी खाली करवा लिया है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता रोज पाक फौज ने LOC पर भारत के 2 जासूस क्वाड कॉपरेटर को मार गिराया और वाज़ेह पैगाम दिया है कि कोई भी मुहिम जोई भारत को महंगी पड़ेगी। वफाकी वजीर इत्तला अता तारर ने बताया है कि भारत अगले 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, मगर पाकिस्तान हर महाज पर तैयार है। दुश्मन को हर जारियत का भरपूर जवाब मिलेगा। पाक भारत कशीदगी पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर पाई जा रही है। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों के साथ राबते जारी हैं।
गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी एशिया में अमन के लिए दोनों फ़रीक़ैन को मिलकर काम जारी रखने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया है और सिक्योरिटी जनरल ने दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए सालिसी की पेशकश भी कर दी है। इसी से मुतालिक गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अदाकार बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी, पहलगाम हमले के बाद भारत का जंगी जुनून अरूज पर है, ये हम देख सकते हैं। पाकिस्तान ने अपना पैगाम दे दिया है। मोदी सरकार का अगला प्लान क्या हो सकता है और क्या भारत का जंगी जुनून हमले की शक्ल इख्तियार कर सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय सरकार को ये ज़रूर कहूँगा कि वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तां तक न रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। देखें, ये पानी के वो बुलबुले हैं, ये हवा के वो गुब्बारे हैं कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे कि जिनका शराजा जो है तो तुंदो तेज़ हवाओं में तिनकों की तरह बिखर जाएगा। क्योंकि इससे पहले पुलवामा पे भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस फाजिकाना, मुजरिमाना और बागियाना प्रोपेगेंडे का इजहार किया गया था भारतीय मीडिया की तरफ से, उनकी बीजेपी की हुकूमत की तरफ से, मौजूदा वक्त में उससे भी कई गुना, कई फीसद बढ़ चढ़ के जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नफरत का इजहार किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे जितने भी मामला अभी वहाँ पे हो रहे हैं, इट हैज़ नो कंसर्न विद रियलिटी। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इससे ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। इसका हक़ाइक़ के साथ दूरस्त कहीं पे भी ताल्लुक़ नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बार बार उनकी मीडिया को आप देखें, सोशल मीडिया को उनको देखें, तमाम फोरम्स के ऊपर एक ही बात की जा रही है। बिल्कुल, तमाम फोरम्स पर बात की जा रही है। और बैरिस्टर साहब, हम ये देखते हैं वकास साहब कि आप जो है भारतीय मीडिया के महाज पर जब जाते हैं तो उनकी खूब बैंड बजाते हैं, वहाँ के मंत्री हों या चाहे वहाँ के सहाफ़ी हों। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जज्बा हुब्बुल वतनी से आप सरशार दिखाई दे रहे हैं। जो आपका अटायर है, ताल्लुक आपका सियालकोट से, लगता है कि वहाँ पे सरहदी महाज पर भी अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप मुकम्मल तौर पर उसके लिए तैयार है, ऐसा ही है? बिल्कुल इसी तरह है। देखिए, हम अपनी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर और सियालकोट के अंदर जो स्कूल कॉलेजेस है, हर जगह जज्बा हुब्बुल वतनी से तमाम पाकिस्तानी सरशार हैं, सियालकोटी सरशार, और इसके साथ साथ जज्बा हुब्बुल वतनी और पाकिस्तानी फौज के साना बशाना खड़े होने के साथ आप देख सकते हैं कि मैंने शर्ट भी उसी तरह की पहनी है जो पाकिस्तानी फौज के साथ हमारी सालमियत, हमारी मोहब्बत और वादाना शहादत का इजहार करती है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पाक फौज इस वक्त सीसा पिलाई दीवार की तरह पाकिस्तान की सरहदों पे खड़ी है, हिंदुस्तानियों की दूर दूर तक कहीं जुर्रत नहीं हो सकती कि वो पाकिस्तान के ऊपर जो वो हमला करे। ये जो छोटी मोटी झड़पें की जा रही हैं वो अपनी मीडिया को तस्कीन देने के लिए, अपनी तसल्ली तशफ़ी के लिए वहाँ पे कर रहे हैं। और अगर आप हक़ाइक़ को देखें उज़ैर भाई, तो इससे ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो है इस वक्त 50 के करीब जो है वो आज़ादी पसंदाना जो तहरीकें हैं वो जन्म ले चुकी हैं, जिसमें मणिपुर की तहरीक है, खालिस्तान की तहरीक है, नागालैंड की तहरीक है और उसके साथ साथ तमिलनाडु की तहरीक है। और ये वो लोग हैं जो हिंदुओं के, जो आरएसएस के और मोदी के जो गंदे और पुरगंदे नज़रिए से बहुत ज़्यादा तंग नज़र आते हैं। जो गांधीज़म वहाँ पे नज़र आती थी, जो उनका एक नज़रिया था कि आप हमें एक गाल पे थप्पड़ मारे हम दूसरा गाल आगे करेंगे, इसके बरक्स अगर हम आप जो मोदी का नज़रिया देखें तो भारत का जो इमेज था, जिस तरीके से उसने मलिया मेट किया, ये बाइस अफसोस है, बाइस तशवीश है। और शायद पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरीके से सफारती मुहाज पे और भारत के बयानियों को ज़ेरे ज़मीन दफन किया। देखिए, मौजूदा दौर के अंदर पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम की तबाहकारियों, ज़ालाबारियों, शोलाबारियों के बाद दुनिया जान चुकी है कि जंगें कभी किसी मसले का हल नहीं रही। निगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन से ही, डायलॉग से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, इनका हल ढूंढा जाता है। लेकिन भारत ने जिस जारजियत का या अभी जारजियत का मुजाहरा करने की कोशिश की है, दुनिया समझ चुकी है कि दहशतगर्द कौन है और इस हिस्से का अमन सुकून कौन बर्बाद करना चाहता है, वो भारत है। आप उनके टीवी चैनल्स को उठा के देखिए, गुज़िश्ता 5-6 दिनों से मेरे हाल में मोर देन वकास साहब, आप खित्ते की बात कर रहे हैं तो हम इसी तरफ आते हैं। जरा ये बताइएगा कि आपकी मौजूदगी का फायदा हम उठाते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की जानिब से जिस तरह का जंगी माहौल पैदा किया जा रहा है, आप इसे किस तनाजुर में देखते हैं? क्या ये दाखिली सियासत का दबाव है या फिर खित्ते में कोई बड़ी चाल चली जा रही है भारत की जानिब से और पसे पर्दा कोई और कुव्वतें हैं?
देखें, भारत के अंदर अभी भी सितंबर के अंदर और अक्टूबर के अंदर उनकी जो कई रियासतों के अंदर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिस तरह हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, इनके इंतखाबात होते हैं, कई दफ़ा हम इंटरम गवर्नमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, कई दफ़ा हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे अभी भी अक्टूबर के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। लिहाजा ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि जब भी इंतखाबात होने जा रहे हों, वहाँ पे कोई ना कोई मुसलमानों के अगेंस्ट इस तरह का वाक़या घड़ लिया जाता है जो बेबुनियाद हो, जो मन गढ़ंत हो, जिसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक ना हो, ताकि जो हिंदू अक्सरियत की पजीराई मोदी को मिली है उससे कोई ना कोई एडवांटेज लिया जा सके। हमने ये देखा कि पुलवामा में भी जो सारी झूठ की एक इमारत कायम की गई थी उसका शराजा बिखर गया, और अभी मौजूदा वक्त के अंदर देखें, एक वाक़या होता है पहलगाम के अंदर, पुलिस स्टेशन का उस वाक़े से जो सफ़र था, ये डिस्टेंस था, जो जर्नी थी, वो 30 मिनट की, और 10 मिनट के अंदर उस वाक़े की FIR रजिस्टर कर दी जाती है। मीन्स कि ये सारी चीज़ें प्री पॉन्डेड थी, ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड थी, और इसका मकसद क्या था, इसका लुबे लुबाब, ये हासिल गज़ल ये था कि ये सारा नज़ा, ये सारा ज़ल्ज़ला पाकिस्तान पे गिराया जाए, पाकिस्तान को डिफेम किया जाए पूरी दुनिया के सामने। लेकिन पूरी दुनिया समझ चुकी है कि ये सारी की सारी चीज़ें फटिशियस थी, वैक्शियस थी, बेसलेस थी, और इनका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उज़ैर भाई, एक दो चीज़ जो है इंटरनेशनली आपके गोशगुजार करना चाहूँगा कि यही जंगी जुनून जिसकी बारहा हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, यही जंगी जुनून जब सोवियत यूनियन पे आया था और 1979 से लेकर 1989 की जो उनकी जंग थी, अफगानिस्तान को एक कमज़ोर हरीफ समझते हुए वो वहाँ पे घुसे थे, और उसका नतीजा ये निकला था 1989 के 2 साल गुजरने के बाद सोवियत यूनियन 15 टुकड़ों में तकसीम हुआ था, 15 उसके टुकड़े हुए थे, 15 इंडिपेंडेंट स्टेट बनी थी। भारत अगर इसी तरह अपने मजमूम घटिया मकासद के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे करता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि इस वक्त जो 50 के करीब वहाँ पे आज़ादी पसंदाना तहरीकें जन्म ले चुकी हैं, तूल पकड़ चुकी हैं, सिखों की तहरीक, नागालैंड की तहरीक। वकार साहब, मैं इसी हवाले से आपसे मजीद बात करना चाहूंगी। हमें बताइएगा, मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ हमले के लिए फौज को खुली छुट्टी देने का जो ऐलान किया है, इसके पीछे आपको क्या असल मुहर्रिकात नजर आ रहे हैं, क्या मकासद हैं? देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें थ्रेट करने के लिए की जाती हैं। हकीकत ये है कि इनकी जो फौज है, आल्दो के वो पाकिस्तान की फौज से हुज्जम में भरी है, लेकिन अब तरीक के उराक को उठाकर देखें, बहुत सारी ऐसी फौजी कुव्वतें थी, बहुत सारे ऐसे मार्के थे जिसमें तादाद कम होने के बावजूद जो लोग जज्बा ईमानी और कुव्वत ईमान से लबरेज थे, उन्होंने बड़ी जो फौजें थी या बड़ी जो कुव्वतें थी उनको तुंदो तेज हवाओं में तिनकों की तरह बखेर के रख दिया। जहाँ तक इनकी फौज को खुली छुट्टी देने की बात है, आप इनकी फौज की कारकर्दगी देखें, गुज़िश्ता 25 सालों की हिस्ट्री को उठाकर देखें, इनके 400 से ज्यादा MiG-21 जो है वो फिजा में उड़ते ही जमीन में जेर जमीन दफन हो गए। उसके साथ साथ इनके 300 के करीब पायलट्स हैं, वो भी इस तरह के हादसा के अंदर अपनी जिंदगी खो बैठे, और 2200 के करीब इनके लड़ाके तैयारे हैं जो गुज़िश्ता 20 से 25 सालों के अंदर हादसा का शिकार हुए। ये तो अपना वजन खुद नहीं उठा सकते, ये तो अपनी टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से जंगी मुहर्रिकात में बहुत पीछे, और ये नारे लगाते हैं, बातें करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। इनको शायद वो अभिनंदन का वो त्यारा जो सर्जिकल स्ट्राइक और फौज को खुली छुट्टी उस वक्त अभिनंदन को दी थी और पाकिस्तान की फिजाओं में सैर सपाटे के लिए आया था, उस वक्त उसको चाय के मजे से ये पता चल गया होगा कि पाकिस्तान ख्वाबे खरगोश की नींद के मजे नहीं लूटता, बल्कि पाकिस्तान के फौजी भी खुली छुट्टी पे हैं, और ऐसा कोई भी खुली बिल्कुल पाकिस्तान हम वक्त तैयार है, पूरी तैयारी रहती है पाकिस्तान की, बल्कि हम तो इंतजार में हैं कि आप आएँ, हम आपकी कोई खिदमत करें। वकास अब्रेज साहब, बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ आप जो बात कर रहे थे सोवियत यूनियन की जानिब जो आपने इशारा किया कि वो भी बड़े गरूर से, बड़े जोम के साथ, ताकत के जोम पर वो आया था और तकसीम करने आया था, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही के मिशन को लेकर आया था अफगानिस्तान में। लेकिन हुआ फिर ये कि 2 ही साल के बाद सोवियत यूनियन जो है वो 15 टुकड़ों में तकसीम हो गई, और अब भी लगता ही है कि अगर खुदा न खास्ता भारत ने ऐसी कोई हरकत कर दी तो ये जो अखंड भारत है ना, ये बिखरा हुआ भारत भी लग सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाजरीन कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया की 2 बड़ी एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत एक बार फिर तनाव की कैफियत में है। कश्मीर से शुरू होने वाला तनाज़ा सिफारती, तिजारती और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मुतासर कर रहा है। दोनों मुल्कों की तारीख देखें तो हर कशीदगी के बाद उम्मीद की एक किरण भी ज़रूर नज़र आती है। कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी, कभी तजारती मुज़ाकरात और कभी अवामी सतह पर नरम रवैया। लेकिन क्या इस बार भी दोनों मुल्कों के जो सितारे हैं वो किसी बात पे ठहराव जाहिर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कोई होगा समझौता? ये देखने की ज़रूरत है। मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी आखिर बढ़ने जा रही है या फिर बातचीत के दरवाजे खुलेंगे?
क्या क़यादत की तब्दीली दोनों ममालिक को करीब ला सकती है? सारे मामले में आलमी ताकतों का क्या रोल होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया मारूफ एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम साहब ने। अजमल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, फल्कियाती लिहाज से अगर देखा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत, इनके दरमियान कशीदगी में इजाफा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, या फिर मामलात संभल जाएंगे थोड़ी देर बाद? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा और टाइम पे ये प्रोग्राम किया और लोग काफ़ी इस पे अपसेट भी हैं। और पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं पाकिस्तान का हारोस्कोप डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अगर उसको डिस्प्ले कर, उसमें देखें पाकिस्तान के सेंडेंट जो है ना, पाकिस्तान लियो है। बाय लियो आपको पता है काफ़ी शेर भी है और ग्रेसफुल लोग होते हैं। तो हमारे हम लोग वैसे भी शेरों की तरह जीने वाले लोग हैं। और लहरा बात है, काम नहीं करते, लेकिन जब हम लड़ाई पे आ जाते हैं ना, तो फिर अब जैसे पूरी कौम यूनाइटेड हुई है, ठीक है। तो सन मरकरी और वीनस और सैटर्न आपके असेंडेंट में, ठीक है। 4 सियारे लेके इतना दिमाग, आपने देखा कभी गांव में भी चले जाए ना, तो कोई बंदा बैठा हो तो वो बड़ी सियानी बातें करता है, लंबी करता है। तो इसलिए हम सियाने भी बहुत हैं, ठीक है। और डर खौफ कोई नहीं है। और उसके अलावा इस वक्त जो सन इस वक्त टॉरस में आया तो राहु के नीचे आया 21 को। तो 21 से फिर ये एक प्रेशर आना शुरू हुआ और सन डील करता है मशरक को। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ कि हवा में नहीं छोड़ रहा। अच्छा। जैसे आजकल यूट्यूब में बिल्कुल, हम इसलिए डिस्प्ले भी कर रहे हैं ताकि नाज़रीन को भी दिखा सकें। तो वो उससे ना मशरक की तरफ से अनसर्टेनिटी शुरू हो गई। और ये रोज़ रात को ये होता था कि आज रात जंग होगी, ये जंग होगी। मैंने 2-3 टीवी पे भी वीलॉग किया। मैंने कहा अगर तो 30 की रात गुजर गई जी, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह फिर जंग नहीं होगी। क्योंकि उसकी वजह था कि सन राहु के नीचे टॉरस में, और टॉरस का मीडिएटर फंसा हुआ था, वो भी राहु नेटल के राहु के नीचे, सॉरी ट्रांजिट के राहु के नीचे फंसा हुआ था। तो जिसकी वजह से खौफ और आस और मशरक की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया और फॉल्स एलिगेशन लगनी शुरू हो गई, ठीक है। अब वो आज रात को 12 बजे के बाद 1 बजे, बल्कि मैंने थोड़ा सा मार्जिन रखा था। सुबह जब मैं उठा हूँ ना नमाज के लिए, तो मैंने टीवी लगा के देखा जंग तो नहीं हो रही। अच्छा। तो वो मेरी मिसेज कहती कि आपने टीवी क्यों गौर से, मैंने कहा बस जंग का खतरा टल गया उनका। तो अल्लाह का अच्छा, मीम्स देख के ना आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो गया, ठीक हो गया। तो अब मुझे पूरी उम्मीद थी कि अगर ठुक हो भी जाती है ना थोड़ी सी, जो कहते, तो उस पर नुकसान उनका होना था, क्योंकि पाकिस्तान का मशरक इंडिया को प्रॉब्लम आना था और इंडिया पे प्रेशर। इस वक्त सबसे जो बुरी कंडीशन है पूरी दुनिया में वो इंडिया की हुई है। और पाकिस्तान का एक फ़ायदा ये हुआ कि इस जंग ने पाकिस्तानियों को यूनाइटेड कर दिया। अब कहाँ गए वो यंग पीपल जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ सब एक ही प्लेटफॉर्म पे, वो सारे एक हो गए, ठीक है ना। अब वो शाम को जो वो मुर्गे लड़ाते थे साफिज रात नून लीग को, और उसको तो नहीं, वो खुद ही लड़ पड़ते हैं, वही होता था ना। करानी होती है, तो वो खामोशी, आजकल सुकून है ना, वो कंट्रोल रूम बनाया हुआ। तो पाकिस्तान बना था अल्लाह के नाम पे, ठीक है। और ये क़यामत तक पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। क्योंकि मशरिक पाकिस्तान हमारा अलग इसलिए हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सन नेगेटिव है। सन वो दूर था मशरिकी पाकिस्तान, 1000 किलोमीटर था वो सेपरेट। अब भी वो पाकिस्तान का हिस्सा ही समझे कि वहाँ पे भी वो तो साथ है। बांग्लादेश में भी वो पाकिस्तान वहीं बैठा है एक किस्म का, समझे, ठीक है। ऊपर से फिर जो सबसे मज़ेदार बात है कि सिख बरादरी वो खुल के सामने आ गई, ऐसा ही है, ठीक है। गुरपतवंत सिंह का जो बयान है पन्नू का, वो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने पंजाब से गुजर के आना ना, तो जो 2 करोड़ वहाँ पे पंजाबी हैं, सिख हैं, ये ऐसा होने नहीं देंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ हमला हो वहाँ तो से। ये भी अल्लाह ताला की रहमत है। आप कहते हैं ना 1965 में ऊपर से फरिश्ते आए थे, तो वो सबज कपड़ों वाले ये वाले, तो समझें कि ये अल्लाह ताला की मदद हमारी आ रही है कि। अच्छा अजमल साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, फ्यूचर की हम बात करते हैं, आप समझते हैं कि भारत की तरफ से कश्मीर पर मजीद आइनी या सियासी इक़दाम मुतवक्के हो सकते हैं, या कोई मजीद कशीदगी नज़र आ रही है आपको? क्या कहेंगे, इसकी प्रेडिक्शन क्या करेंगे? आप कोई लिक्विड उसके ऊपर रखते हैं ना, आग के ऊपर, जैसे दूध रख दिया तो उसका उबाला आता है,
ठीक है, और जब उबाला बहुत आता है ना तो दूध बाहर निकलता है और बाहर निकल के अपनी ही आग को बुझा देता है। ठीक है ना, इंडिया का भी यही हाल है। अब गरम गरम दूध उनके ऊपर है, ठीक है, और इंशाल्लाह सून टाइम नहीं, साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर यू विल सी द पीसेस ऑफ द इंडिया। इंशाल्लाह। अभी हम सोवियत यूनियन का जिक्र कर रहे थे इससे पहले। अब तमाशा पूरा इंडिया, अब उन्होंने आप लोगों पे क्यों वो लगा दिया, बैन लगाया हुआ आपके चैनल। जी सुनो न्यूज़ पे बैन लगाया हुआ। वो लोग जो सारा दिन पाकिस्तान पे तनकीद करते थे, उनकी तोपों का रुख उधर हो गया और वो फायर कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। वो सुन के मज़ा आता है। बल्कि किसी का भी वीलॉग सुन लो तो वापस में बाद में ना हर पाकिस्तानी का खून खोला, यार बस जंग लग गए उन देखिए ऐसी। 1965 आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। आई वॉज एट दैट टाइम 5 years old। यकीन जानिए कि हम लोग छत पे चढ़ जाते थे, जहाज ऊपर से, छोटे बच्चे थे, 5 साल का बच्चा क्या होता है, लेकिन इर्द गिर्द के लोग ना वो देखते होते थे जहाज ऊपर फिर रहे। और मुझे इतना याद है जब दरिया रावी के ऊपर 3 जहाज गिराए थे इंडिया के, ठीक है, और लोग वो जो चीज़ थी ना, अब वो लोगों में अब रिपीट हुई है। बिल्कुल वो जज्बा देखने को मिलता है हुब्बुल वतनी का। सिर्फ एक मुझे अफसोस है कि 1965 में सिर्फ पीटीवी होता था, रेडियो पाकिस्तान होता था, बड़े तराने चलते थे, बड़े। अब पता नहीं कहाँ चले गए राहत फ़तेह अली खान, कहाँ चला गया आतिफ असलम, कहाँ चले गए वो शायर। वो एक तरानों की कमी है, बाकी वो एक सब बढ़िया है। तराना तो ये गा आपका दो। जो पॉइंट है ना, ये नोट कर लेना चाहिए तमाम मौसीकारों को, कंपोजर्स को। अजमल साहब, दोनों ममालिक की अगर हम बात करें इस सूरत हाल के तनाजुर में, खास तौर पर इनकी क़यादत में भी कोई तब्दीली के इम्कानात हैं इस सूरत हाल? पाकिस्तान में तो कोई तब्दीली नहीं, ये एक लिख लें। कब तक ये पूरा टेनोर निकालेंगे? अगर ज्यादा थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई तो अगले साल अगस्त में थोड़ी सी हो सकती है। अच्छा, और दूसरी तरफ तो अभी तमाशा देखिएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आप तकसीम का कह चुके हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह पे भरोसा करें। सितारे तो बड़ा कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये ऐसे देखें, फ्यूचर के बारे में ना थोड़ा ऐसी रोशनी डालें जितनी टार्च की रोशनी में आप देख सकते हैं। अब मैं भी कहूँ कि जी 1.5 लगा के जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भी चलेगा। और सबसे पहले जो होगा ना वो खालिस्तान बनेगा। अच्छा। फिर उनकी 2-3 रियासतें और टूटेंगी। और कश्मीर तो वैसे हमारा है ही है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आना ही आना है। अच्छा, बात कर लेते हैं 2025 से 2030 के दौरानिए को, टाइम फ्रेम को डिस्कस कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि कोई सरहदी तसादुम हो सकता है, किसी तरफ इशारा है, कोई प्रोडक्शन है इस हवाले से? तसादुम तो शुरू हो चुका है, लिपा वैली में, छम जोड़ में रात सारे वो चल रहे हैं, जहाज हवाओं में है और फायरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तसादुम तो शुरू है, स्टार्ट हो गया, और इसमें मजीद कशीदगी होगी या नहीं? वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। और परसों रात को रफील त्यारे उड़े हैं, जैसे F-16 आए दौड़ गए। आए तो सही एक दफा। ये जो मैंने बात की ना, एज एस्ट्रोलॉजर ने की, एज ए पाकिस्तान। अच्छा, ये दोनों ही आए तो सही, फिर दोबारा चाय पिलाते हैं। जो है ना एटमी कुव्वत है, तो मौजूदा सूरत हाल में आलमी कुव्वतें, खास तौर पर अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, अक़वाम मुत्तहिदा, इनके किरदार को आप सितारों की रोशनी में कैसे देखते हैं? ये सारे लोटे हैं, ये मफादात की जंग लड़ते हैं, उनको कोई ऐसे नहीं है। आज उनको जरूरत पड़ जाए तो पाकिस्तान के पीछे पीछे होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का केस मजबूत है। और एक मेन सवाल आपने पानी का पूछा ही नहीं। पानी का भी आपसे पूछ लेते हैं वाली सिंध तास मुआहदे वाला। हाँ, मैं आपको बताऊँ, मेरे फादर भी रहे हैं चेयरमैन कमीशन इंडस के, और उनके साथ मैं बचपन से ना पूरे दरिया, ये इलाके सारे मैंने विजिट किए हुए। आपको थोड़ा सा बताऊँ, सबसे बड़ा दरिया हमारा सिंध है जी, और इंडिया में वो 35 किलोमीटर हो के आता है गुजर के, और वहाँ पे सिर्फ 8000 क्यूसेक पानी आता है उस वक्त। बाकी हमारा कैचमेंट एरिया पाकिस्तान में, ठीक है। लद्दाख एरिया जहाँ पे वो डैम बना सकते हैं, वो इतना कॉस्टली डैम होगा जो 20 साल में बन सकता है, वो कर नहीं सकते। लिहाजा दरिया सिंध सिक्योर, ठीक है। दरिया झेलम साथ ही पाकिस्तान पीछे, उन्होंने उरी डैम बनाया हुआ, उस 2 दिन पानी स्टोर कर सकते हैं। और एक और डैम है इस्लामाबाद डैम, कोई वो पानी भी 3 दिन से ज़्यादा स्टोर, क्योंकि कमीशन ने इनको ज़्यादा हाइट बनाने नहीं दी। अगर वो पाकिस्तान का पानी रोकते तो उनकी बिजली कहाँ से बनेगी? पानी तो निकालना है ना टर्बाइनों से जी, और वो पहाड़ों से नहरें निकाल के तो नहीं लेके जा सकते। तो झेलम सिक्योर। उसके बाद आ गया आपका ये दरिया चनाब, और दरिया चनाब का पानी वो सलाल बंद, वो ज़्यादा
1 महीने का वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। है। और उसके बाद पानी रोक नहीं सकते वो, उनके अपना फ्लड आ जाएगा। देखिए जब मानसून आता है तो पानी वो खोलते हैं ना, उन्होंने ये इसलिए सिंतास रोका है कि उधर की हमारी इंस्पेक्शन ना कर सके, हम जो अपना कुछ कर लें, क्योंकि वो दे आर ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म पाकिस्तान कि हम डैम बनाने लगे या पानी इतना छोड़ने लगे हैं। अच्छा, अगर वो फर्ज करें ये खत्म हो जाता है, हाँ, ये सिंतास जो कि प्रैक्टिकल मुमकिन नहीं है, हाँ। फर्ज करें, ठीक है, ठीक। फिर दरिया रावी भी मारा, दरिया सतलज भी मारा, और एक दरिया दूसरा रह गया बंद जो कि रावी, सतलुज और ब्यास। हाँ। एक जहाज ने जाना ठा 3 शायद वो भी दरिया सारे इधर। चले अजमल साहब, ये तो तय हो गया ना कि ये तो सिक्योर है, ये भूल जाए पाकिस्तान मतलब का पानी नहीं रोक सकते, पाकिस्तान का अगर हारोस्कोप देखे ना तो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज मार्स है और मून है। अच्छा, ये और मून डील करता है पानी। आपने वो मीम देखी होगी कि एक इंडियन वुमेन ने यूके के अंदर कहा कि हम पानी की बोतल हाथ में पकड़ के कि हम पानी बंद कर देंगे तो चाय कैसे बनाओगे। तो बहुत सारी मीम्स आई कि हम दूध पत्ती पीते, हम चाय नहीं पीते। आप कह रहे थे पानी बंद करो, साथ ही उन्होंने पानी में जेलम वाला वो क्या डैम, मंगला डैम खाली पड़ा था, भर गया। सही। और क्या चाहिए हमें। और कभी भी पाकिस्तान को पानी की जंग नहीं लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपको आपके थ्रू कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में 90% क्वाइक्स बैठे हैं, वो रोज़ मैं उनका प्रोग्राम पढ़ता हूँ, वो लंबी छोड़ रहे होते हैं अपने व्यूज़ के, उनकी बातों पे परेशान हो। मुझे बड़े फ़ोन आए, सुबह रात को जंग हो जानी है। एक तो साहब कहते हैं अवाम के लिए भी वही खुशखबरी है जो आपने सुबह मैंने आपको बेसिस से बताया है, ठीक है, वो पूरा। और एक चीज़, एक तो साहब कहते हैं 3 साल का राशन बनेगा, वो कोई राशन आराम से बैठे हैं। आपको ये सब डरा रहे हैं, 2 नंबर एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहे हैं, लिहाजा इनकी बातें मत सुने। और पाकिस्तान है तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी हैं, और पाकिस्तान जाता नहीं। आपने 2 नंबर कह के दूसरे एस्ट्रोलॉजर पर कर रहे हैं। मुझे एक देखें, मैं थोड़ा सा बता दूं, बिल्कुल इसको थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए। PhD, ठीक है, मैंने 12 किताबें अपने प्रोफेशन की लिखी हैं, और एक किताब एस्ट्रोलॉजी पे लिखी है 450 सफ़ों की, ठीक है, जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं लिखी हुई, और उस पर रिसर्च वर्क है, ठीक है। एक मैट्रिक पास एस्ट्रोलॉजर और एक पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर में तो फर्क होना चाहिए। चलें, अच्छी बात है, आपने इसलिए तो हमने आपको ज़हमत दी है, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा। जैसे मेडिकल प्रोफेशन में मालों में क्वाइक्स बैठे हैं ना, कंपाउंडर, ये 90% पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजर क्वाइक्स हैं। अगर वो आपको कोई अपना चार्ट बना के बेसिक से बताता है ना, समझे कि वो पढ़ा लिखा है। बिल्कुल ठीक है, उसने प्रॉपर जैसे अभी आपका ये बना हुआ हम देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अजमल साहब, आपकी मौजूदगी का बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला, प्रेडिक्शंस हमें पता चली हैं इस केस के हवाले से कि क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, क्या जंग हो सकती है, नहीं हो सकती, पाकिस्तान का क्या स्टेटस है और इंडिया का क्या है। और बिल्कुल जी, सितारे तो हमारे साथ ही हैं, तो ऐसे में इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए। और अजमल साहब ने तो हमारे शो पर आने से पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो अपनी बेगम को सुना दी इन्होंने कि जंग का खतरा टल गया, लेकिन हमारे पास भी आके इन्होंने वो जो है खबर रिपीट कर दी। अजमल साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो नाजरीन इसी के साथ ही अब बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, फन का मकसद सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि मुआशरे का अक्स दिखाना भी है, मगर अफसोस की बात यह कि हिंदुस्तान अपनी पाकिस्तान दुश्मनी में अब फन और फनकारों को भी अपनी सियासत की भेंट चढ़ाने लगा है। हालिया मिसाल हमारे सामने है, पाकिस्तान के नामवर अदाकार फवाद खान और भारतीय अदाकारा वानी कपूर की 9 मई को रिलीज होने वाली फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दी गई। उधर पाकिस्तान में फनकार एक पेज पर नजर आ रहे हैं और हालिया सूरत हाल में जावेद शेख ने एक मस्बत बयान दिया। उन्होंने कहा फनकारों को नफरत की दीवारों से दूर रखना चाहिए, फन मोहब्बत का पैगाम देता है, ये वो सोच है जो फन की असल रूह है। बिल्कुल, इस पहलू पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ इस हफ्ते के बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामों, नए गानों, अदाकारा अलीज़े शाह की ज़हनी सेहत से मुताल्लिक खदशात, तुर्क इन्फ्लुएंसर तुर्कान अताए और फैशन डिजाइनर मारिया बी की लफ्जी जंग और अदाकारा तजीन हुसैन की शादी की खबरों समेत और दीगर खबरों पर भी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सेगमेंट में हमेशा की तरह हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही अजीज फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हैं हारून शुएब साहब। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, और आप लोग कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। बेहतरीन। हारून, अब ये बताइए कि पाक भारत कशीदगी के मौजूदा माहौल में भारतीय हुकूमत ने फवाद खान और वानी कपूर की नई आने वाली फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज को रोक दिया है। आप भारत के इस इकदाम को कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ हम देखें कि जावेद शेख जैसे सीनियर फनकारों के हालिया बयानात इस सूरत हाल में कितना वजन रखते हैं? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में जो भारत है वो तो बहुत ही किसी जहनी हिजान का शिकार हो गया है, क्योंकि जिस किस्म की हरकतें वो अब कर रहे हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मैच्योर जो नेशन हो या कंट्री हो वो इस किस्म की हरकतें करती है। अभी आपको मैं लेटेस्ट बताऊं कि जी उन्होंने सब एक्टर्स के, पाकिस्तानी एक्टर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए। तो उनको महविश हयात से, मायरा खान से, सजल अली से भी खतरा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो जी बिल्कुल हानिया आमिर, उनकी फिल्म जो है वो रोक दी गई, उनको फिल्म से निकाल दिया गया। अबीर गुलाल की आपने बात की कि वो रिलीज अब से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जी ये तो बिल्कुल हम यहाँ नहीं लगने देंगे। तो वो जो है वो बिल्कुल मुझे लगता है कि भारत जो है वो इतने सालों के बाद भी ये नहीं समझ पाया कि पाकिस्तान एक हकीकत है और ये हकीकत जो है जल्द या बदेर उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हकीकत से भाग रहे हैं हारून, ऐसा लगता है। बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तानी फनकारों ने उसके मुकाबले में बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है, पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है। लेकिन भारत की जो शिजोफ्रीनिया है ना, जिसको कहते हैं कि जी उनको हर किसी में अपना दुश्मन नजर आता है, वो बीमारी इस हद तक बढ़ गई है कि मैं अभी सुबह हंस रहा था जब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि एक क्लिप था जिसमें शाहिद खान अफरीदी लाला जो है वो कोई बात कर रहे हैं और उन्होंने चाय का कप हाथ में पकड़ा हुआ है, तो उसके नीचे भी उनको प्रॉब्लम थी। और हारून, कहीं ये वजह तो नहीं कि हमारे जो जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं और जितने भी फनकार हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है? वो ये चाह रहे हैं कि ये जो पहलगाम वाला स्क्रिप्ट है इसमें हमने नई कास्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, पाकिस्तानियों की तरफ तवज्जो ना जाए। वो जो खातून थी जो कह रही थी कि मेरे शोहर गुम गए हैं, मैं बेलपूरी खा रही थी, तो उनको तो नहीं कोई खास रोल मिलने वाले, इसलिए हमको साइडलाइन पे कर दी। बिल्कुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जो है अजय देवगन, विकी कौशल, अक्षय कुमार, ये लोग जो है ना, इन लोगों को कोई टास्क मिलेगी रॉ की तरफ से कि अब आपने इसको लेकर फिल्में बनानी है और आपने जो है वो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना है जोर लगा के। बिल्कुल ठीक। अच्छा हारून, अब ड्रामास की जानिब चलते हैं और आपसे जानते हैं इस हफ्ते के बेहतरीन ड्रामे की अगर हम बात करें तो कौन सा ड्रामा शायकीन की जानिब से बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है? पहलगाम के अलावा? हाँ, वो तो पूरी फिल्म है ना, वो ड्रामा नहीं है, ड्रामा है, इट्स अ शॉर्ट फिल्म है, बड़ी स्क्रीन की फिल्म है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नहीं मैं बताऊं आपको कि अभी जो जिस ड्रामे पे बहुत बात हो रही है वो नया ड्रामा है राजा और रानी, और इसके ऊपर बात इसलिए हो रही है कि फैसल कुरैशी एक किरदार अदा कर रहे हैं जो कि एक जहनी तौर पर पसमानदा इंसान का किरदार है, जो कि इत्तेफाक से जिसका एक्सीडेंट होता है और वो अपने बचपन में वापस चला जाता है। तो 51 साल के फैसल कुरैशी जो हैं वो अब दोबारा से 14, 15, 12 साल के बच्चे बन गए हैं, और उनके मुकाबले में जो अदाकारा हैं वो 23 साल की हमारी हिना अफरीदी हैं, वो रानी का किरदार अदा कर रही हैं। तो इसके ऊपर लोगों को थोड़ा सा एतराज़ है कि जी ये उम्रों का तवाफुत जो है वो बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है, और एक रोमांटिक हीरो के साथ पेयर में ये दोनों जो हैं इतने एज डिफरेंस के साथ नज़र आ रहे हैं। तो इस पर बहुत सोशल मीडिया में बात हो रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री नज़र आ रही है। मैं इस बात को इतना ज़्यादा इसलिए मानता नहीं हूँ क्योंकि ज़ाहिर है अदाकार की कोई एज नहीं होती और हर अदाकार हर तरह का कैरेक्टर कर सकता है, और हम देखते हैं जब हम आमतौर पे हीरो तो ख़ास तौर पे वो तो बहुत अपने से यंग एज की एक्ट्रेसेस के साथ भी आते हैं। तो ये अमीन इकबाल साहब की पेशकश है और सना जफ़र इसकी राइटर हैं। तो इस कहानी को लेकर बहुत बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और लोग इसके ऊपर एतराज़ भी कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा ड्रामा है, एक अच्छा स्टार्ट है, और देखते हैं कहानी आगे कहाँ लेकर जाती है। प्रोडक्शन वैल्यू के अच्छा स्टार्ट तो हारून है ही, लेकिन जो आपके अल्फाज का चुनाव है ना वो भी बड़ा अच्छा है, तफावत, अल्फाजो मानी में तफावत नहीं। अच्छा ये बताइए कि हाँ, ये कभी कभी जी कंप्लीट कीजिए हारून। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि ये कभी कभी जो है अल्फाज अच्छे से खूबसूरत उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हम अपनी रोजमर्रा में भी क्यों नहीं इन अल्फाज को याद रखें। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, अब वीना मलिक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अदाकारी और मेजबानी के बाद अब मेरा ख्याल है सिंगिंग रह गई थी, उसमें भी उन्होंने एंट्री दे दी है। एक नया गाना भी उन्होंने यार दा मोहल्ला भी रिलीज किया है। शी इज अ वेरी स्टाइलिश लेडी, और मुझे याद है वीना बिल्कुल रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, तो मेरे और वीना मैं बहुत सालों पहले इनके साथ मैंने काम भी किया, हमने कुछ
एक पायलट प्रोग्राम साथ बनाया था। तो अच्छा। बहुत लंबा सफर है वीना मलिक का, और अब जो है वो अदाकारी से गुलकारी की तरफ आ गई हैं। तो आजकल तो खैर कोई भी गा सकता है क्योंकि ऑटो ट्यून भी आ गया है, तो वो बहुत हेल्प कर देता है। लेकिन क्या खूबसूरत बात है कि क्या खूबसूरत जबान है सराइकी, और क्या खूबसूरत बीट है। कोई शक नहीं। फोक म्यूजिक के साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज हो वो इतनी कैची होती है। अब ये वीना का गाना देखिए आप, अभी तक मेरे जहन में जो है ना वो छोड़ आए है, सॉफ्ट वो लगा होती हुआ है है। ये जुबान, तो वो यारदम मीठी वाला लगती है अब- सुनने में, गाने में, महसूस करने में। ये बहुत जुबान खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। हारून, अब जरा बहुत चलते हैं थोड़ी सी उस तरफ जो कि आजकल बहुत ही मौजू है सोशल मीडिया का। अलीज़े शाह का जो एक मसला चल रहा है, इंस्टाग्राम की अचानक से सारी पोस्ट डिलीट कर देना, जबकि आपके फॉलोअर्स मिलियंस में हो। और उससे पहले जब से उन्होंने उनकी जो कॉस्मेटिक सर्जरी हुई थी, तब से वो कह रही थी कि मुझे नेगेटिविटी का निशाना बनाया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे थे कि उनको प्रोजेक्ट्स भी नहीं दिए जा रहे थे किसी वजह से, और कहा जाता था कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। क्या कहेंगे इस मामले पर? बिल्कुल बिल्कुल जी, अलीज़े के साथ मेरी पूरी दुआएं हैं, हम दुआ गो हैं कि अलीज़े जो है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ जो है वो बेहतरी ला सकें, क्योंकि उनकी शुरू से ही करियर की तरफ अगर हम देखें, जैसे उनके बारे में बात होती है कि वो सेट पे उनका बिहेवियर किस तरह रहा है, इसके ऊपर 2-3 लोगों ने जो उनके साथ काम करने वाले अदाकार थे उन्होंने बात की थी। उसके बाद अलीज़े जो है वो खुद बड़ी, उनकी कोई कंट्रोवर्शियल वीडियोस आती रही हैं, फिर वो खुद लाइव जब जाती हैं सोशल मीडिया पे तो बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करती हैं। फिर उसके बीच में उन्होंने 4-5 लाख मेरा ख्याल में उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हूँ, और उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल एक जो है ये जहन्नुम है सोशल मीडिया, जहाँ पर लोग जो है वो किसी को जीने नहीं देते। तो मेरे ख्याल में वो किसी बहुत शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। छोटी उम्र में आपको शोहरत भी मिल जाती है, अच्छे ड्रामे शुरू में अलीज़े ने किए, तो वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं। दोस्त आपके ना होना, कोई अच्छा आपको नसीहत करने वाला ना हो, तो फिर इंसान जो है वो गहराइयों में डूबता ही चला जाता है। तो मेरे ख्याल में अलीज़े जो है वो इसी किस्म के किसी मसाइल का शिकार है। अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे, कोई अच्छे मशवरे देने वाले उनको मिल जाएं और वो इससे निकल सकें। लेकिन बिल्कुल उन्हें कोई इस तरह की जो मदद है वो मिलेगी तो फिर ही वो इस तरह की जो सिचुएशन है उससे बाहर आ सकेंगी। हारून जी ये नफ्सियाती मसाइल जो है ना ये बिल्कुल हकीकत होते हैं। हाँ, और इसमें जो आपके दोस्त हैं ये बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करते हैं, अगर आपके करीब इस तरह की कोई सोबत हो। जी हारून, तुर्क इन्फ्लुएंसर की बात करें तो तुर्कान अताई और पाकिस्तानी डिजाइनर मारिया बी के दरमियान भी हमने देखा है गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी तकरार हुई है, और अब खबर सामने आई कि मारिया बी ने तुर्कान अताई को हतक इज्जत का नोटिस भी भेज दिया है। इस सारे मामले की क्या डिटेल्स है? अच्छा जी, मैं तो इसको बहुत शुरू से फॉलो करता रहा हूँ, तुर्कान के साथ मैंने भी थोड़ा इंटरेक्शन मेरा रहा है। तो तुर्कान जो है वो एक इन्फ्लुएंसर है जिनकी शादी किसी पाकिस्तानी शख्सियत से हुई है, और वो उर्दू भी थोड़ा बहुत बोल लेती हैं। हाँ, तो तुर्कान को मेरे ख्याल में तुर्कान ने रीच आउट किया मारिया बी को, और उनसे 3 जोड़े उन्होंने लिए और कहा कि जी मैं आपकी ये रील्स डाल दूं सोशल मीडिया के ऊपर। आई थिंक जब वो तुर्कान की बात हुई मारिया बी की PR टीम से, तो उस वक्त ये कंफ्यूजन रही कि जो पैसे तय हुए हैं वो 1 जोड़े के लिए हैं या 3 जोड़ों के लिए हैं, और यही कंफ्यूजन जो है वो चलती रही। तुर्कान का कहना यह है कि जब भी उन्होंने मारिया बी की टीम के साथ बात की तो उन्होंने उनको या तो ब्लॉक कर दिया या उनको जवाब नहीं दिया। इवन मारिया बी का भी उनके साथ यही रवैया रहा। मारिया बी का कहना यह है कि एक कन्फ्यूजन रही उनकी PR टीम की वजह से, और वो जो है वो इसके जवाब में अपनी PR टीम को फारिग तो नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने जो है वो इसके ऊपर जल्द या बदेर कोई फैसला कर लेना था। बात यह है कि अगर आपने किसी के साथ काम करने की ठानी है तो फिर आप साफ बात। बिल्कुल ठीक है हारून, साफ बात करना बहुत जरूरी है। इसके साथ नादिया खान ने भी इस पर तबसरा किया, कमेंट किया कि इन्फ्लुएंसर को उनके जो पेज हैं वो ऑन टाइम मिलनी चाहिए। अगर आपको वो कंटेंट दे रहे हैं तो आप भी उनको पे उनकी ऑन टाइम करें। बहुत शुक्रिया हारून, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी गॉसिप्स और इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह आप हमारे साथ शेयर करते हैं। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। तो कल दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।